Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. Today we are going to learn the evolution of diplomacy from classical to modern, and this is part 1 of this lecture. Civis pacem para bellum. These are 5 Latin words which were uttered by Publius Flavius. Who was Publius Flavius? He was a writer who lived in the later Roman Empire. These 5 Latin words are very important if you want to understand diplomacy. The origin and the genesis and the early development phase of diplomacy. When we translate these 5 words in English, it simply means that if you want peace, prepare for war. अगर आप अमन चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार हो जाएं. It seems ridiculous. It seems very interesting. Why? क्योंकि हमें तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, peace and war. But here, Publius said that peace is your objective, peace is your goal, and war is the tool to get that goal. आपका मकसद है अमन हासिल करना, और उस अमन को हासिल करने के लिए, अपने उस मकसद तक पहुंचने के लिए, अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको जंग को एज अ हथियार, एज अ टूल यूज करना पड़ेगा. ये जो पैराडॉक्स है, इफ एंड नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है, इसको ट्राई किया गया, इसको टेस्ट किया गया मैनी टाइम्स, और कई दफ़ा बड़े ही लार्ज स्केल लेवल पे जंगे, वार्स हैव बीन फॉट टू रिड्यूस टेंशंस अमंग पावर्स. वर्ल्ड वार 1 आपके सामने है, वर्ल्ड वार 2 आपके सामने है. लेकिन इस पैराडॉक्स पे अगर अमल कर लिया जाए, अगर इस पैराडॉक्स को सही मान लिया जाए, तो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस. क्वेश्चन क्या है? दैट आइदर वार इज द ओनली ऑप्शन टू अटेन पीस, वार इज द ओनली टूल टू गेट पीस. क्या सिर्फ जंग ही एक तरीका है अमन हासिल करने का? क्या सिर्फ जंग ही एक वाहिद रास्ता है अमन तक पहुंचने का? तो आंसर इज नो. क्योंकि वार एक ऐसा टूल है जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट्स बहुत कम हैं. सो वार इज़ नॉट ए यूजफुल ऑप्शन, वार इज़ नॉट ए फ्रूटफुल एंड वायबल ऑप्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स, टू सॉर्ट आउट कॉन्फ्लिक्ट्स. क्यों वार एक वायबल और एक यूजफुल और एक प्रोडक्टिव ऑप्शन नहीं है? बिकॉज वार इन्वॉल्व्स अ ह्यूज लॉस, लाइफ लॉस एज वेल एज प्रॉपर्टी लॉस, फाइनेंशियल लॉस. सो ऐसा एक्सपेंसिव टूल, ऐसा डिस्ट्रक्टिव टूल यूज करना इज नॉट ए वाइज डिसीजन. सो अगर वार को एज अ टूल यूज नहीं किया जाएगा तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है? कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा नेमुल बदल है जो कि जिसको अगर हम कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से एनालाइज करें तो कास्ट कम हो और बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ड्यूरेबल पीस को अटेन किया जा सके पीसफुल वेज को यूज़ करते हुए, जिसमें लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस और फाइनेंशियल लॉस कम से कम हो. यस, there are many peaceful ways of handling matters, of handling disputes between the conflicting parties. वो peaceful ways, वो peaceful methods क्या हो सकते हैं? To hold discussions with a representative of the other party who would negotiate the terms on behalf of his king. It means जो conflicting parties हैं, they can have negotiations, they can have table talks. वो बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से जो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस पर बात कर सकते हैं और किसी सूटेबल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है बिटवीन द वेरिंग फैक्शंस, बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन डिड्यूस दैट कि war was not and still war is not a sustainable, it is not a viable option to attain peace. और
वार की इस हैवी कास्ट की वजह से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कैसे पीसफुल मेथड्स इन्वेंट किए जा सके जिनके ज़रिए से पीस को अटेन किया जा सके. सो इन दिस वे वी मे से दैट द प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाज ओरिजिनेटेड, प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी वाज जनरेटेड. बट प्रेजेंट पीरियड में जो डिप्लोमेसी आपको नज़र आती है और बिल्कुल एंशियंट पीरियड में जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस थी, they were very different from each other. So we may say that diplomacy assumed different meanings with the passage of time. We were just discussing about the emergence of diplomacy, and it is very interesting that the most prevalent and the most prominent usages of diplomatic practice has largely been political. And it's really very interesting to know that सफारतकारी को, डिप्लोमेसी को अर्ली पीरियड में सियासी मकासद के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता रहा. सियासी मकासद मीन्स कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी बिटवीन द स्टेट्स, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता रहा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड फॉर अदर पर्पसेस. अभी प्रेजेंट पीरियड में आपको डिप्लोमेसी बहुत सारी फॉर्म्स में नज़र आएगी, लाइक क्रिकेट डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. ये जो अभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का है, और उसके साथ अगर हम सी पैक को डिस्कस करें तो ये टर्म बड़ी कॉमन है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. आप अगर क्रिकेट को देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी नज़र आती है, समिट डिप्लोमेसी. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि अर्ली पीरियड के अंदर डिप्लोमेसी को कलेक्टिव सिक्योरिटी या कलेक्टिव डिफेंस के लिए एज अ टूल यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था. इसलिए अगर हम बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की बात करें तो एट दिस मोमेंट इन द प्रेजेंट पीरियड either we are talking about bilateral diplomacy or multilateral diplomacy, it is not only limited to political attributions, it is not only confined to political boundaries, बल्कि जो इसका दायराकार है, जो इसकी jurisdiction है, that has been extended including economic and cultural spheres. लेकिन जब हम बिल्कुल अर्ली पीरियड की बात कर रहे हैं, when we are talking about the अर्ली फेज ऑफ द एमर्जेंस ऑफ डिप्लोमेसी, तो उस वक्त डिप्लोमेसी को एज अ पोलिटिकल एज अ टूल यूज़ किया जाता था टू सॉर्ट आउट पोलिटिकल डिफरेंसेस, टू गेट पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. एंड एट दैट टाइम यू मे से डिप्लोमेसी वाज ओनली कन्फाइंड टू पोलिटिकल एट्रीब्यूट्स, टू पोलिटिकल एक्शंस. लेकिन अगर प्रेजेंट पीरियड को देखा जाए तो इस वक्त जो स्टेट्स हैं, दे हैव एस्टेब्लिश्ड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और उन इंस्टीट्यूशंस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है टू सर्व देयर इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटरेस्ट्स. अगर आप यूएन की बात करते हैं, आप सार्क की बात करते हैं, आप आसियान की बात करते हैं, और यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफ्रीकन यूनियन और एनी यूनियन और लाइक यूरोपियन यूनियन, डिफरेंट यूनियंस हैं, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द नेशन स्टेट्स. एंड व्हाई हैव दे एस्टेब्लिश्ड? आइदर दे हैव एस्टेब्लिश्ड दीज इंस्टीट्यूशंस ओनली टू गेट पॉलिटिकल पर्पसेस, ओनली टू गेट पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स. आंसर इज नो, क्योंकि इन फोरम्स को यूज़ करते हुए, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए स्टेट्स अपने इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट्स को भी पूरा कर रही हैं. इसलिए वी मे से कि डिप्लोमेसी इज नो मोर अ टूल only to solve political or territorial friction. सिर्फ जो इलाकाई इश्यूज़ हैं, जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए डिप्लोमेसी को सिर्फ एक टूल के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है, ट्रेड को एनहेंस करने के लिए यूज़ होती है. इसीलिए जो रिसेंट पीरियड है, इसके अंदर पब्लिक डिप्लोमेसी का एक बहुत मेजर रोल है. पब्लिक डिप्लोमेसी एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुकी है एक स्टेट को ब्रांड करने में, एक स्टेट की वैल्यूज़, उसका कल्चर और जो उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अटेन करने में जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल.
लेकिन it would be more easier and it would be more wise decision to explain कि ये जो करंट फॉर्म है डिप्लोमेसी की, ये हमारे ये कैसे इवॉल्व हुई, हाउ दिस करंट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी वाज डेवलप्ड। तो हम इसको आंसर कर सकते हैं बाय ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डिप्लोमेसी फ्रॉम इट्स एंशियंट पीरियड। स्पेशली हम इसको जो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, इससे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पार्ट में हमने जस्ट डिप्लोमेसी को इंट्रोड्यूस करवाना था, जस्ट डिप्लोमेसी का जो मेन थीम है उसको अंडरस्टैंड करना था, विच वी हैव अंडरस्टूड वेल। एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड Greek diplomacy and Roman diplomacy, and then I will try to explain the similarities and contrasts between the contributions of Greek and Roman diplomacy.